नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून के दून महिला अस्पताल में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन वित्त मंत्री प्रकाश पंत के द्वारा रिबन काटकर किया गया। जन औषधि केंद्र में 800 से अधिक उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध हैं। साथ ही ये सभी दवाइयां लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 6 अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और जल्द ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में औषधि केंद्र खोले जाएंगे। औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पीएम मोदी ने आम जनता को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की है। वहीं जन औषधि केंद्र के खुलने से लोगों का कहना है कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। सभी दवाइयां अस्पताल परिसर के भीतर मिलने के साथ ही सस्ती दरों पर भी उपलब्ध हो रही हैं। तो दून हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया। साथ ही यह भी कहा गया कि लोगों को अब सस्ती दरों पर गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध हो पाएंगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि सस्ती दवाइयों का जिस तरह से उन्होंने आज उत्तराखंड के अंदर 161वां केंद्र यहाँ पर स्थापित हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि सस्ता इलाज लोग चाहेंगे और क्योंकि गरीबों के लिए इस तरह से जिस मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो चिंतन है, इसके तहत लोगों को लाभ मिलेगा और आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो इस जन औषधि केंद्र से लोगों को किस तरह से फायदा मिलेगा और वित्त मंत्री प्रकाश पंत इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए। वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी हमारे साथ हैं। सर, जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है, ऐसे लोगों को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा? विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पर दवाएं नहीं ले सकते हैं, उनको इस सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हों। और इस दृष्टिकोण से पूरे देश भर में 5000 से अधिक औषधि केंद्र खुल चुके हैं। राज्य में 161 औषधि केंद्र खुल चुके हैं। इससे आगे का भी हमारा लक्ष्य है कि अब सभी जिला चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, CHC, PSC, इन सब में जन औषधि केंद्र खुलें। इसका लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। सर, आपका कहना है कि जन औषधि केंद्र में जो दवाई 50 रुपये की मिलती है, बाहर मेडिकल पर 250 रुपये की मिलती है, तो इतना अंतर क्यों आ जाता है सर दवाई? देखिए, ब्रांडेड में जो ब्रांड है, ब्रांड का रेट लग जाता है और ब्रांडेड कंपनी और जेनरिक कंपनी में दोनों में अंतर है। और जेनरिक कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट में आती है और ब्रांडेड कंपनी विभिन्न माध्यमों से होकर के जाती है, स्टॉकिस्ट से होते हुए रिटेल शॉप तक पहुंचती है, तो उसके स्वाभाविक तौर पर उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जन औषधि केंद्र जितने भी हैं, इसमें सीधे फैक्ट्री से माल जो दवाएं हैं वो सीधे दुकान तक पहुंचती हैं, इसलिए इसकी कीमतें कम होती हैं। सर, अभिनंदन की वतन वापसी पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है और अभिनंदन ने जिस तरह से अपने त्याग और समर्पण को प्रदर्शित किया, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, प्रताड़ना झेली, पीड़ा झेली और इस सब में उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, संयम बनाए रखा और माँ भारती के सच्चे सपूत के नाते पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। जी, तो वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज यहाँ पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन नितिन कातवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ और लोगों को आवास आवंटित किए गए। आपको हम जानकारी दे दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जगहों पर आवास आवंटित किए जा चुके हैं। देहरादून की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देहरादून नगर निगम ने दूसरे चरण की लॉटरी निकाली, जिसमें 232 आवास लॉटरी के तहत आवंटित किए गए। इससे पहले भी प्रथम चरण में 240 परिवारों को आवास आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलाई जा रही इस योजना में गरीबों को आवास देने की पहल की गई है। इससे पहले सत्यापन किया गया। साथ ही जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों में आते हैं, उन लोगों को सत्यापन के बाद ये आवास आवंटित किए जा रहे हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि अभी देहरादून में 19,000 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें 232 लोगों को दूसरे चरण में आवास वितरण किया गया है और ये हमारी प्राथमिकता भी है। जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब तबके के परिवारों को मिल सके। साथ ही लाभार्थियों का भी कहना था कि आज वो बेहद खुश हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास दिया गया है। योजना के तहत आज ये द्वितीय चरण का यहाँ लॉटरी हो रही है।
इससे पहले भी 240 लोगों को लॉटरी के माध्यम से उनको आवास आवंटित हुए थे। आज ये दूसरा चरण है, इसमें भी 240 लोगों को लॉटरी के माध्यम से उनको आवास की व्यवस्था की जा रही है प्रधानमंत्री आवास द्वारा। के तहत एमडीडी द्वारा ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इसमें कुल 240 लोगों का चयन होना है। 874 लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो उसके बाद 791 लोग बचे हैं। 791 लोगों में से 240 लोगों का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जाना है। इस परियोजना में हम 6 लाख का फ्लैट दे रहे हैं और उसमें से 6 लाख में से भी 1.5 लाख रुपए भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार का अनुदान है। 1 लाख रुपए हमारे उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड जन आवास योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इसका कुल 2.5 लाख का अनुदान इसमें भारत सरकार और सरकार के माध्यम से मिल रहा है और लाभार्थी को केवल 3.5 लाख रुपए इसमें देने हैं। 3.5 लाख रुपए दे करके वो अपना घर का सपना पूरा कर सकता है। तो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, बीजेपी कई तरह की रैलियां निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन रैलियों में जमकर नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। आपको हम जानकारी दे दें कि बीजेपी ने विजय संकल्प रैली निकाली, जहां पर ट्रैफिक नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। सड़कों पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के दौरान बिना हेलमेट और एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर रैली में भाग लिया। वहीं इस मामले पर एसपी ट्रैफिक ने बताया कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर अगर अग्नि रैली के दौरान इस प्रकार से कार्यकर्ता दिखाई देते हैं तो उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो रैली के दौरान किस तरह से स्थितियां नजर आती हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर दिखाते हुए नजर आए। हमारा अभियान निरंतर चल रहा है, ये भी अभियान में ही कवर होगा और जो भी अगर ट्रैफिक रूल तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक रेगुलेट करना, कहीं जाम न लगे, कहीं कोई दिक्कत न हो पब्लिक को, इसके लिए हमारी मोबाइल से हमारा ट्रैफिक फोर्स लगा हुआ है और निरंतर इसको कंट्रोल भी मॉनिटर कर रहा है। और जो आपने बात बताई, इसमें चालानी कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। तो खबर अब लाल कुआं से है, जहां पर जंगल से अवैध लकड़ी के कटान को लेकर पुलिस को और वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको हम जानकारी दे दें कि वन विभाग को यह कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर देर रात जंगल में पहुंची वन विभाग डॉली रेंज की टीम ने जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काट कर ले जा रहे लोगों को पकड़ने की कोशिश की, मगर अंधेरा होने का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। जबकि वन विभाग ने लकड़ी तस्कर को एक मोटरसाइकिल सहित 25,000 रुपए की कीमत की अवैध लकड़ी के साथ कब्जे में ले लिया। वहीं पूरे मामले पर डॉली वन रेंज क्षेत्र रेंजर अनिल जोशी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गश्ती दल को जंगल में भेज दिया। रात मुखबिर की सूचना पे हमारी जो टीम को हमने जंगल में भेजा था, हमें सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ लोग जंगल में अवैध पातन कार्य कर रहे हैं, तो हमारी टीम भेजी गई। उस टीम को देख के वो लोग लकड़ी लेके रास्ते में आ रहे थे, तो उनको गोलाढांग के पास हमारी टीम द्वारा पीछा करके उनको पकड़ लिया गया। तो वो लोग 4 से 5 व्यक्ति थे, वो लोग वहाँ मौका पाकर अंधेरे में भागने में सफल हो गए और उनका एक वाहन जिससे वो लकड़ी ले जा रहे थे, बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल, उसको बरामद कर दी गई। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस योग महोत्सव में 70 देशों के लोगों ने भाग लिया। साथ ही यहां पर गंगा आरती के बाद इन 70 देशों के लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के सकुशल स्वदेश लौटने पर अभिनंदन भी व्यक्त किया। आध्यात्मिक भक्ति गीतों के साथ साथ देशभक्ति के गीतों की भी यहाँ पर गंगा बहाई गई। गंगा आरती के साथ साथ देश विदेश के आए लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दी कि 70 देशों से यहाँ पर योग विशेषज्ञ आए, योग जिज्ञासु आए, जिन्होंने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उनके लिए यहाँ पर मौन भी रखा गया। साथ ही यहाँ पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश को एक होना चाहिए।
और अभिनंदन भाई, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया और भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम हंसते खेलते वापस आ गए हैं और आज आपका वेलकम इस गंगा तट पर हम सब ने किया है बड़ी खुशी से। बहुत बहुत खुशी हुई है कि अभिनंदन वर्तमान हमेशा हमेशा दुनिया भर में और देश भर में, मेरे देश में आपको हम अभिनंदन देते रहेंगे। ये योग की शक्ति है, हम सबकी प्रार्थनाएं थी, पूरे देश की प्रार्थनाएं थी, साधु संतों की प्रार्थनाएं थी और निश्चित रूप में बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज घी के चिराग जलाने की बात है कि हमारे अभिनंदन जो है आ रहे हैं वापस और ये आ गए हैं वापस। ये बहुत खुशी की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रसन्नता की बात है, जो मानवता में विश्वास रखते हैं उनके लिए प्रसन्नता की बात है। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव समर्पित किया है हमने शहीदों को। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, पूरा का पूरा हमने महोत्सव उनको ही, उनकी शहादत को, उन शहीदों को हम लोगों ने समर्पित किया है। दूसरी बात, आज अभिनंदन का आगमन हुआ है, विंग कमांडर हमारे अभिनंदन जी का आगमन हुआ है। अभिनंदन का है अभिनंदन। सब ने मिलकर आज जिस तरह से गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सारे लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से हमारे वायुवीर अभिनंदन जी का अभिनंदन होना चाहिए, उस तरह से आज अभिनंदन हुआ है। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अभिनंदन की घर वापसी पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि देश भर में विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव भी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। बाबा रामदेव ने कहा कि अभिनंदन का शौर्य और पराक्रम आदर्श बनकर युगों युगों तक करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान जगाता रहेगा। बाबा रामदेव ने अभिनंदन के सम्मान में एक कविता भी सुनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना और मोदी सरकार पर करोड़ों देशवासियों को गर्व है। हम आश्वस्त हैं कि ये देश मजबूत हाथों में है। दुनिया की कोई भी ताकत इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। तो विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर जहां एक तरफ बाबा रामदेव ने खुशी जाहिर की, तो वहीं वर्तमान इंडो पाक स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह देश गर्व करता है और आज ये गर्व की बात है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। अभिनंदन के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है और कहने को दिल करता है, वंदन है अभिनंदन तेरा, आसमान में दुश्मन घेरा, दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो तम को है सूरज ने घेरा, गौरवशाली इतिहास रचा, अब आगे बढ़ते जाना है, धरती मां से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है। युगों युगों तक अभिनंदन का शौर्य पराक्रम हमारे लिए एक आदर्श बन करके और करोड़ों करोड़ों देशभक्त भारतीयों में शौर्य और स्वाभिमान जगाता रहे। वहीं विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद लक्सर में शहीद का परिवार भी खुश नजर आया। आपको हम बता दें कि तमाम जगहों से खुशी की खबरें हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन लक्सर में अगर बात की जाए तो शहीद अफजल की पत्नी अकीला बेगम का कहना है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान के आतंकियों ने 10 साल पहले उन्हें जो जख्म दिए थे, उनके ये जख्म, इस पर अब मरहम लगाने का काम किया गया। उनका कहना है कि आतंकियों के सर्वनाश के लिए विंग कमांडर की घर वापसी से उनका परिवार बेहद खुश हैं। उन्होंने देश की रक्षा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों ने बब्बर शेर भी कहा। शहीद अफजल के पुत्र अदनान का भी कहना है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा 40 जवानों की शहादत के बाद जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, एयरफोर्स ने कार्रवाई की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है और देश का जुनून और जज्बा बढ़ाने वाली है। कहना चाहूँगा, ये पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 40 जवान शहीद हुए हैं, उससे बहुत दुख पहुंचा है और दुख से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि हमारे पिताजी भी 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ में शहीद हुए थे आतंकी हमले में और इस दुख की घड़ी में हमने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन उसके बाद अब जो भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है जिसमें लगभग 300 आतंकी मारे गए हैं पाकिस्तान के, ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया और ये पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये कार्रवाई लगातार ऐसे ही जारी रहनी चाहिए। मेरे पति भी आतंकवादी हमले में रामपुर शहीद हो गए थे। आतंकी हमला हुआ, 7 जने शहीद हुए थे, 40 अब शहीद हुए ये जम्मू कश्मीर में। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो दुख इतना गहरा पहुंचा है उनके दुखों को देखो जरा जाके कि उनके दुख के सामने किसी और का दुख कुछ भी नहीं।
हमारी सेना ने जो बदला लिया उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही खुशी हुई हमें ये कि भाई अब जाके महसूस हुआ कि हाँ हमारा कोई हिमाती है या हमारा प्रधानमंत्री कोई ऐसा है बब्बर शेर हमारे हिंदुस्तान के लिए जिसने हमारे दुख को समझा। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं के महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी विद्यालय में उल्लास 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मूलतः यहां का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कई लोग पहुंचे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को फूलों की माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के उच्च शिक्षा में विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके द्वारा महिला महाविद्यालय के लिए कार्य किए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से कॉमर्स का पाठ्यक्रम शुरू करवाना था। और यही वजह है कि आज यहाँ पर छात्राएं रोजगार की तरफ बढ़ रही हैं और रोजगार इन छात्राओं को यहाँ पर मिल रहा है। जो वातावरण होना चाहिए, शिक्षा का माहौल देखने को मिला है, अनुशासित है हमारी छात्राएं। और जो मैं देख रहा था अभी हमारी प्रधानाचार्य जी ने जो अपना वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया है, उसमें यहाँ पर 100% रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। और विदुषी जो स्मारिका है उसमें हमारी छात्राओं ने जो अभिव्यक्ति की है, निस्संदेह हम सब के लिए प्रेरक भी है। और मुझे यहाँ पर आकर महसूस हुआ है कि हमारी छात्राएं, हमारी बेटियाँ हर क्षेत्र में मुकाम हासिल करेंगी। मुझे जब उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला तो मेरी इच्छा थी ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स बने और लड़कियों को भी व्यावसायिक जॉब आदि में अवसर मिले। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर ही मैंने इसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनाने की कोशिश की। और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम मंजूर हो रहा था, बीकॉम ऑनर्स के लिए विभाग पर दबाव बनाया और उन्होंने बीकॉम ऑनर्स खोल दिया। एमकॉम भी है यहाँ पर। खबर चंपावत से है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र बनबसा में अचानक बम मिलने की घटना से हड़कंप मच गया। आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति को बम पड़ा मिला झाड़ियों में से, जिसके बाद इस व्यक्ति ने इसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति को बम मिला। थाना पुलिस को इस बम के बारे में सूचना दी गई। पुलिस इसके बाद जांच में जुट गई। बम की पहचान 81 मोर्टार के रूप में हुई है। आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच बन रहे तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल बम किस तरह से यहां पर पहुंचा है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।